हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम सीखेंगे आगे के कुछ टॉपिक्स, किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस को या डायमेंशंस को क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं या ये हमारे आखिर किस काम आता है। तो ये जो हमने डायमेंशन सीखी हैं इसके कुछ यूजेस हैं, पर उस पे जाने से पहले एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जिसे हम समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजीनियस होता है एक समान। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है किस तरीके से डायमेंशंस एक समान होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all the terms of a physical relationships have same dimensions। मतलब कोई भी अगर एक फिजिकल रिलेशन है, यानी कि फिजिकल इक्वेशन है, कोई एक ऐसी इक्वेशन है जो फिजिकल फॉर्मूला बताती है, कोई फॉर्मूला बताती है, तो उसके सारे टर्म्स की डायमेंशन एक जैसी होंगी, एक समान होंगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आप सबने पहले पढ़ी हुई है। इस पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके देखते हैं। चलिए, S स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L। U स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L t माइनस 1। टाइम का होता है T प्लस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस होता है। एक्सेलरेशन का होता है L t माइनस 2 एंड देन टाइम का स्क्वायर है तो ऑफ कोर्स t की पावर 2। इस इक्वेशन में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तीन टर्म्स इसमें है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए। तो s की L है, ठीक है। अब इस टर्म की देख लेते हैं, t की पावर -1 इंटू टी, तो t और t कैंसिल हो जाएगा और इधर भी सिर्फ l बचेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, t की पावर -2 इंटू टी की पावर 2, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी सिर्फ l बचेगी। तो कोई भी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो उसमें सारे टर्म्स की डायमेंशन हमेशा एक जैसी ही होती हैं। और ये काफी ऑब्वियस भी है, क्योंकि अगर आप kg को kg में ऐड करते हो तो आंसर kg में ही आता है। आप kg से kg सब्ट्रैक्ट करते हो, यानी कि एक मास से दूसरा मास सब्ट्रैक्ट करते हो, तो भी आंसर kg में ही आता है। तो डायमेंशंस ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे चेंज नहीं होती हैं। मल्टीप्लाई करने पे अगर kg इंटू kg कर रहे हैं तो जो टर्म आएगा या जो नई क्वांटिटी बनेगी उसके डायमेंशनल फॉर्मूला m स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि kg स्क्वायर हो जाएगा। बट अगर वहीं हम बात करें लेंथ में मास ऐड करने की, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 मीटर प्लस 20 kg कुछ नहीं हो सकता है। 1 मीटर में 20 kg ऐड ही नहीं हो सकता है। तो हमेशा चीजें वही ऐड होंगी जिनकी डायमेंशंस एक जैसी हैं। मास में मास ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने डायमेंशंस पढ़ी अभी तक, इनका यूज क्या है, हम इसको कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे किस काम आएंगे। तो सबसे पहला यूज है एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी गिवन यूनिट में है और हमें उसकी यूनिट चेंज करनी है, यूनिट मतलब अलग अलग तरीके की यूनिट्स होती हैं। आपने देखा होगा, लेंथ को हम मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं और किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। सिमिलरली मास को हम ग्राम में भी मेजर करते हैं, किलोग्राम में भी मेजर करते हैं और टन्स में भी मेजर करते हैं। टाइम को हम सेकेंड, मिनट, आवर्स, इन सब में मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हैं, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम यानी कि SI यूनिट भी कहते हैं इसे। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। CGS सिस्टम स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। MKS स्टैंड्स फॉर मीटर, kg और सेकेंड। इसको हम SI सिस्टम भी कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। अब इस डायमेंशनल एनालिसिस को या इन डायमेंशंस को एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। तो क्वेश्चंस भी इसके बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से आपको कन्वर्ट 7 जूल्स टू CGS सिस्टम। इसकी CGS यूनिट में इसकी क्या वैल्यू होगी ये बतानी है। तो 7 जूल जो है, जूल SI यूनिट होती है एनर्जी की। तो
एनर्जी का सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इस साइड को 1 ले लीजिए, इस साइड को 2 ले लीजिए और सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है, बहुत सिंपल है। तो N2 हमें निकालना है, कितने जूल्स है गिवन है 7, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो जूल यानी कि एसआई सिस्टम में मास की यूनिट होती है केजी अपॉन सीजीएस में ग्राम्स, तो ग्राम की पावर 1, लेंथ मीटर एसआई में और सीजीएस में होती है सेंटीमीटर की पावर 2, टाइम में ये सेकेंड ही रहती है की पावर -2। चलिए अब केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स अपॉन ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, 7 इंटू 1000 इंटू 100 की पावर 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। 7 जूल्स 7 इंटू 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम अर्ग भी कहते हैं, तो ये 7 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग भी लिख सकते हैं इसे। तो पहला यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की तरफ। अगला यूज भी बड़ा सिंपल है। डायमेंशनल एनालिसिस को हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को देखने के लिए भी या चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अगर हमें बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या सेम आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब LHS की डायमेंशंस RHS के बराबर आनी चाहिए, सारे टर्म्स की बराबर होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर फॉलो करता है तो डायमेंशनली करेक्ट है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला 100% करेक्ट हो। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर मैं कहूं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू डायगोनल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की डायमेंशन होती है L स्क्वायर, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है और इनको मल्टीप्लाई करके L स्क्वायर आता है। तो डायमेंशनली तो करेक्ट है बट एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। तो हम ये बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, एंड हम ये कंफर्म करके बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन गलत तो नहीं है। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रही है तो ऑफ कोर्स गलत है, फिर तो कोई तरीका ही नहीं है कि वो सही हो सकती है। बट अगर सही भी है तो भी 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि ये एक्चुअली में करेक्ट होगा या नहीं होगा, बट डायमेंशनल करेक्टनेस के बारे में हम बता सकते हैं। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए डायमेंशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है m L स्क्वायर t की पावर -2। चलिए इसे भी देख लेते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डायमेंशंस बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी, कांस्टेंट है तो डायमेंशनलेस होगा। मास की m, वेलोसिटी का स्क्वायर L स्क्वायर t -2 बराबर आ गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी, m मास की m, u इज वेलोसिटी का स्क्वायर तो वेलोसिटी वाली ही लग जाएगी L स्क्वायर t की पावर -2। तो डायमेंशनली तो करेक्ट है, इस साइड और इस साइड सेम डायमेंशंस आ रही हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस के लिए आप लोग देख सकते हो कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। चलिए लिख भी देते हैं इसे। सेकेंड यूज है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला या फिर इक्वेशन, किसी भी फॉर्मूला या इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस देखने के लिए भी यूज करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस को हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। तो तीसरा यूज पहले लिख लेते हैं, डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो लेट अस से फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी एंड रेडियस। मान लेते हैं किसी एक फोर्स की बात हो रही है जो मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो हमें बताना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, किस तरीके से ये इसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर इसके फॉर्मूले में इन सारी क्वांटिटीज की पावर क्या होंगी। तो सिंपली हमें इसका फॉर्मूला बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम किस तरीके से करते हैं, हम लिख लेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c। इन सब पे डिपेंड करता है तो इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी और उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आता है तो a की पावर -1 या b की पावर माइनस में या c की पावर माइनस में हो जाएगी, दैट्स इट। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के लिए आप सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्टेप्स फॉलो करके आंसर तक पहुंच सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होती है, तो अच्छा इससे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, K m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होगा जिसमें k की कुछ वैल्यू होगी, कांस्टेंट हो सकता है। फोर्स की डायमेंशन होती है m l t की पावर -2। k की कोई डायमेंशन नहीं, तो मास की डायमेंशन आ जाएगी m की पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी l t की पावर -1 की पावर b, रेडियस हो गया हमारा l इसकी पावर c। चलिए अब इसे एक साथ लिख लेते हैं, m की पावर a, l की पावर b इंटू l की पावर c, तो l की पावर b प्लस c हो जाएगी एंड t की पावर -b। इस फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए होमोजीनियस होना होगा, कंसिस्टेंट होना होगा, यानी कि m l t की पावर जो राइट हैंड साइड में है वही लेफ्ट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। तो इनको बराबर कर देते हैं। a की पावर इधर 1 है, m की पावर इस साइड 1 है, इस साइड a है, तो इससे हमें यह पता चल गया कि a इज इक्वल टू 1। अगर हम m और m की पावर्स कंपेयर करें, l की पावर्स अगर कंपेयर करें तो b प्लस c इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सिमिलरली t की अगर पावर्स कंपेयर करें तो -b इज इक्वल टू -2, इससे b 2 के बराबर आ जाएगा। तो a पता चल गया, b पता चल गया, इजीली c निकाल सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हमें क्या मिल गया, F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, क्या आप लोग बता सकते हो कौन से फोर्स का फॉर्मूला होता है? आपका जो भी आंसर है आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ ऑक्सिलेशन ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको बताना है कि ऑक्सिलेशन या फिर टाइम पीरियड का डायमेंशनली फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें गिवन क्या है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, m की पावर a लिख लेते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर b लिख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर c लिख लेते हैं। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, ग्रेविटेशन की पावर c। सो टाइम पीरियड मस्ट बी इक्वल्स टू k m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। चलिए अब इसको डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखते हैं। टाइम का डायमेंशन t, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, m का मास का डायमेंशन m टू द पावर a, लेंथ का l टू द पावर b, ग्रेविटेशन का l t की पावर -2 की पावर c। सिंपल। चलिए इसमें सारे टर्म्स पहले साथ में लिख लेते हैं। m की पावर a, l की पावर b प्लस c, टाइम की पावर -2c। अब इसे कंपेयर करते हैं इस साइड से, तो a तो हमारा 0 आ जाएगा, b प्लस सी भी 0 आ जाएगा, -2c 1 आ जाएगा, तो c इससे हमारा -1/2, c आ गया -1/2 एंड इससे b आ जाएगा 1/2।
सिंपली इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो इससे टाइम पीरियड k l टू द पावर 1/2 एंड g टू द पावर -1/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k √l/g। तो इससे हमें ये पता चला कि ऑक्सीलेशन ऑफ अ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। तो पेंडुलम का जो बॉब होता है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, ये हमें इससे पता चल गया। और ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आ गया जिसमें k की कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी होती है, आपको समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन रख सकते हो। अगली क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसी पे बेस्ड एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में एक फिजिकल फॉर्मूला दिया होता है और इस फिजिकल फॉर्मूला में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके डायमेंशंस हमें निकालनी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से v इज इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, और हमें बताना है a, b और c की डायमेंशंस क्या होंगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हुए वेलोसिटी की डायमेंशंस लिख देंगे l t की पावर -1 t की पावर -1। इसमें a एक्सेलरेशन नहीं है, एक वेरिएबल है, तो इसकी डायमेंशन हमें पता नहीं है, इंटू t प्लस b अपॉन t प्लस c की कोई डायमेंशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले a की क्या डायमेंशन हो सकती है। a की डायमेंशन होगी l t-1 अपॉन t, क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, तो इन दोनों डायमेंशंस को बराबर रख देते हैं। a ये क्या आएगा, a की डायमेंशन इंटू t इज इक्वल्स टू l t-1। तो t को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा l t-2। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सेलरेशन है। चलिए नेक्स्ट b और c कैसे निकालें। अब बहुत सिंपल सा है। देखिए ये दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं और हमें पता है सिर्फ सिमिलर डायमेंशन वाली चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो b c और टाइम अगर ऐड हो रहा है तो ऑफ कोर्स c भी टाइम होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि c की डायमेंशन भी टाइम वाली डायमेंशन ही है। सिंपल, दैट्स इट। अब हमें निकालना है सिर्फ b। तो इससे हमें क्या पता चला है, अभी ये वाली डायमेंशन क्या हो चुकी है, l t-1 इज इक्वल्स टू, ऊपर b की डायमेंशन है जो हमें नहीं पता है और नीचे t है। t क्यों है, क्योंकि ये भी t है और ये भी t है। दोनों टाइम्स को ऐड करने पे जो डायमेंशन या जो क्वांटिटी आएगी वो भी टाइम की ही होगी। तो अगर हमें b निकालना है तो t इधर चले जाएगा, t इधर जाएगा तो b की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, l। तो b कोई लेंथ है, दैट्स इट। तो ऐसे ही कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। आपको कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी बुक से आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग कोई एक रेफरेंस बुक खरीद लो। इस रेफरेंस बुक से आप जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट में टाइप कर देना एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू दैट, और मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, आई होप आपको क्लास 11 का सिलेबस आसान लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। आगे आने वाले सारे ही चैप्टर्स के हम डाउट्स क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि 11th की पढ़ाई आपके लिए आसान रहे। थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।